Chatpe Gurja Chezino. Nepal la Steoto, Bangladesh la Steoto, Sri Lanka Steoto, Mivan से Gurja Kyomanoptene. नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कल यानी 24 सितंबर को दिन दहाड़े लद्दाख में जो कुछ शायद प्रदर्शनकारी मत कहिए दंगाई कहिए ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दिया, यहाँ तक बीजेपी का दफ्तर और वहाँ के हिल काउंसिल का ऑफिस को जला दिया, साथ में इलेक्शन कमीशन का भी दफ्तर जो वहाँ स्टेट का है जला दिया गया। सोचिए, बीजेपी का ऑफिस जला दिया बन जाएगा, सीआरपीएफ का गाड़ी जला दिया नया आ जाएगा। जिन 4 लोगों की मौत हुई और जो घायल हैं, जिनकी मौत हुई, उनके जान का जिम्मेदार कौन है? सोनम वांगचुक जिसने प्रदर्शन किया, या कांग्रेसी नेता जिनके उकसावे पर भीड़ अनियंत्रित हो गई, जैसा कि बताया जा रहा है। लेह में कल जो हिंसा का तांडव हुआ है वह कोई अचानक नहीं है, पूरी सोची समझी साजिश के तहत की गई, जिसमें अर्बन नक्सल, डीप स्टेट, सीआईए, वामपंथी, चाइना, आईएसआई सभी शामिल थे। इसमें कांग्रेस का भी योगदान माना जा सकता है और है भी, जो बहुत समय से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसी घटना करवाने के फिराक में थे। ये उनके लिए प्रयोग भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले कई बार कोशिश हुई है। यहाँ शाहीन बाग से शुरू होता है किसान आंदोलन, उसके बाद और संविधान खतरे में है, आजकल तथाकथित वोट चोर, गद्दी चोर। अरे भैया, चोर कौन है पूरा हिंदुस्तान जानता है, किसने वोट की चोरी की सभी को पता है। खैर, वापस लौटते हैं लद्दाख की इस घटना के लिए तरफ, क्योंकि 2 दिन पहले तिब्बत के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर लूप सॉन्गसेंगे ने खुलासा किया था, चीन भारतीय नेताओं को प्रभावित करने और यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन की बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। चीन भारतीय नेताओं, बुद्धिजीवी, व्यापारियों, पत्रकारों, यूट्यूबर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को खरीद लिया है और कुछ को खरीदना भी चाह रहा है, जैसा कि चीन ने पहले कई देशों में किया है। यह काम तिब्बत, सिजियांग, मंगोलिया ने भी किया। इतना ही नहीं, मालदीव को कैसे भूल सकते हैं, तो और वहाँ सफल भी हुए। उन्होंने कहा कि चीनी दूतावास के राष्ट्रीय समारोह में शामिल भारत के नेताओं, उद्योगपतियों, पत्रकारों और यूट्यूबर को देख लीजिए, साफ दिखाई देगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं। चीन ने जिस तरह नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान के लोगों को खरीदकर अपने पक्ष में कर और भारत के लिए जो घृणा पैदा कर रहा है वह भारत में भी शुरू कर चुका है। चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा है और न रहेगा। भारत को इससे सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि चीन से जुड़कर आप फायदा कमा सकते हैं तो आप गलत हैं। बीजिंग प्रभावशाली लोगों के पक्ष में खरीदना और उपद्रव करना ही उनका फितरत है। ये बोल थे तिब्बत के निर्वाचित राष्ट्रपति का, ध्यान देने की बात है, 2 दिन पहले। यही नहीं, आज लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय कविंद्र गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि लेह में जो दंगा करने वाले लोगों की पहचान हुई है, उनमें से कुछ नेपाल के लड़के हैं जिन्होंने अभी नेपाल में दंगा किया था, और कुछ लोगों को कश्मीर के डोडा जिले से भी लाया गया है। बाकियों की पहचान की जा रही है। सब पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई प्रोसेस में है। अब जरा सोचिए, लेह में वामपंथी वांगचुक को आगे कर नेपाल, डोडा
से कौन यहाँ लोगों को ला रहा है और ये आंदोलन कर रहा है, ध्यान देने वाली बात है। एक वीडियो भी आई थी जिसमें वांगचुक साहब कह रहे हैं कि जिस तरह अरब स्प्रिंग होता है, श्रीलंका में होता है, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, युवाओं को ललकार रहे हैं या ये कहिए उकसा रहे हैं, और वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये हुआ यहाँ के जो युवा हैं भारत के, कुछ बहक भी जाएंगे, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा कभी नहीं होगा। आखिर देश में कौन आग लगाना चाहता है, शायद सब जानते हैं। कानून की लंबी हाथ उनके गर्दन तक पहुंच भी सकती है अगर मिल और चाहे तो। अब चलते हैं मेन प्रॉब्लम शुरू कब से हुआ। 2 हफ्ते पहले सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर गए थे और ये हड़ताल लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के मांग को लेकर किया जा रहा था। यहाँ जो चिंतापूर्ण बात है और सोचने वाली है कि लद्दाख में वांगचुक के प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन के बाद एक वीडियो उन अपने सोशल अकाउंट से पोस्ट की। उन्होंने क्या बोला आप सुन सकते हैं। एक हिंसक प्रदर्शन के वरे वही जो मैं कह रहा हूँ, अरब स्प्रिंग स्टाइल जेनजी रिवॉल्यूशन करार दिया। मतलब कांग्रेस से लेकर उनके तथाकथित वामपंथी पत्रकारों की फौज और उनके एनजीओ इसको सेम स्क्रिप्ट, सेम तरह की बात कर रहे हैं। सोचिए इतनी समानता कैसे हो सकती है। पर वही है, एक ही थाली के बैंगन है जो किसी तरह से देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कोई नहीं। पुलिस बीएनएसएस 2023 धारा 163 के तहत कार्रवाई की है, जो बिना अनुमति 5 या उससे ज़्यादा लोगों को जुटने पर लगाती है। तस्पेक के भाषणों और सोशल मीडिया की पोस्ट की भी जांच हो रही है, क्योंकि जांच हो रही है कि कहीं उसमें हिंसा भड़काने या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। लेकिन सबको पता है कि आखिर कौन सा स्क्रिप्ट वहाँ लिखा जा रहा था। खैर, फिलहाल पुलिस वीडियो और ऑडियो की जांच कर रही है और इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। लेकिन आखिर ये वांगचुक ऐसा क्यों करते हैं? हमेशा कभी 370 हटाने पे आंदोलन शुरू करते हैं, तो कभी देश में नेपाल जैसा विद्रोह कराने की कोशिश करते हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? इससे इनको क्या फ़ायदा है? इनके एनजीओ का सब कुछ का जांच होनी चाहिए, और साथ ही जैसा सरकार समझदार है, जो भी कार्रवाई करेगी हमें क्या पूरे देश को मंजूर है। लद्दाख जो कि एक सीमावर्ती क्षेत्र है और भारत के सामरिक हित के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि चीन से बढ़ते टकराव के समय प्रशासनिक शक्ति या केंद्र से राज्य को हाथों में दे देना चीन के खिलाफ भारत के फर्म स्टैंड को कमज़ोर नहीं कर देगा, क्योंकि सरकार जानती है ऐसे समय में क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा को कैसे साथ लेकर चलना है। जरूरी है कि सामरिक हितों को सर्वोपरि रखा जाए। क्रिटिकल फ्रंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कॉम्बोट में चीनियों की ईंट से ईंट बजाना है। और ये साहब आप भी समझ रहे हैं कि किस तरफ ये जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। वैसे भी एक बात समझ में नहीं आई कि वांगचुक के समर्थकों की लगातार ही वहाँ के एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत हो रही थी, तो अचानक हिंसक प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी। कल देर रात
गृह मंत्रालय ने एक प्रेस नोट के जरिए ये बात दोहराई। वे आगे लिखते हैं कि हाइपर अथॉरिटी के द्वारा इस पुरानी बातचीत के चलते कई फैसले लिए गए हैं, जैसे कि एसटी कोटा 45% से 84% बढ़ा, पार्षदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिला, भौतिक और पूर्वीय आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, 1800 सरकारी नौकरियों की भर्ती भी शुरू हुई। इसके अलावा केंद्र सरकार 6 अक्टूबर 2025 को नई वार्ता बुलाने का ऐलान कर चुकी थी और 25-26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ एक अलग मीटिंग भी आयोजित होनी थी। फिर न जाने क्यों तय मीटिंग से पहले ही सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख के युवाओं का एक हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाए जाना एक बहुत बड़ी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। ध्यान रहे, सोनम वांगचुक एक कथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इसके पहले आइए एक बार फिर से उनका बैकग्राउंड, उनके इतिहास को समझते हैं। आखिर उनका बैकग्राउंड इतना विवादास्पद क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्हें एक तरह से लॉन्च किया गया है। कैसे? 3 इडियट शायद आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मूवी देखी होगी, रंचो से जोड़कर पेश किया जा रहा है। असल में इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है। उनका परिवार बेहद प्रभावशाली रहा है। इनके पिता सोनम वांगचुक जम्मू कश्मीर सरकार में कांग्रेस की तरफ से मंत्री थे। 1988 में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने लगभग हर प्रोजेक्ट को फोर्ड फाउंडेशन, ध्यान दीजिएगा, फोर्ड फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और मेन, रॉकफेलर, जॉर्ज सोरोस और अन्य विदेशी संगठनों से फंड मिला। अब आते हैं उनकी पत्नी रेखा नॉर्मन, अमेरिकी हैं, जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। कहाँ से? हार्वर्ड से पढ़ाई की है और कई अमेरिकी फाउंडेशन से जुड़ी हैं। शादी के बाद वांगचुक को बड़े पैमाने पर विदेशी समर्थन मिलने लगा। जैसे 2002 में वांगचुक को अशोका फेलोशिप मिली, जो कि स्कॉल फाउंडेशन, अशकाफ फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फंडेड है। 2004 में कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तो उन्होंने लेह हिल काउंसिल की नीतियों के निर्माण में शामिल किया गया। उन्हें शिक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय परिषद में भी जगह मिली। ध्यान दीजिए, डेनमार्क और दूसरी विदेशी एनजीओ से जुड़कर शिक्षा के सुधार के नाम पर पट्टे ने बहुत घोटाले किए होंगे। इस दौरान 2008 में कांग्रेस ने चीन के साथ एक सेक्रेट एएमयू साइन किया। पता ना वो क्या एएमयू था, भगवान जाने, जिसके लिए संसद में भी निशिकांत दुबे जी ने कई बार बोला और हम सभी कहते हैं कि उस जो एग्रीमेंट हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए। वोट चोर गद्दी छोर नहीं, देश के दुश्मनों से समझौता करने वाले देश छोर। अगर कोई बोले तो कैसा लगे? फिर भी अगर आप ईमानदार हैं तो जो चीन के साथ समझौता हुआ है उसे सार्वजनिक किया जाए। एक रिक्वेस्ट है राहुल जी, अगर पॉसिबल हो तो देखिए। अब आते हैं सोनम वांगचुक इतने दिनों तक सरकार में रहे, कभी भी उन्हें लद्दाख के बारे में, उसके विकास के बारे में कभी कोई परवाह नहीं रही। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, जब विदेशी फंडिंग पर रोक लगता है, जॉर्ज सोरोस के और रॉकफेलर के सारे षड्यंत्रों का पता चलता है, तब इन्हें इन सब के द्वारा मोहरा बनाया जाता है या खुद शुरू से ही उसके मोहरे हुए। और ये कैसे चल रहा है हम सभी के सामने है। ध्यान दीजिए, शुरू में ये 370 हटाने का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अचानक इनका 370 के विरोध में बयान आना शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज एक कॉन्फ्रेंस में जब वे हिस्सा में थे, उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया
ने इनका उदाहरण देश के सामने दिया और बताया कि सभी देशों के लोगों को इनसे पर्यावरण का चैंपियन जो हैं वो जानना चाहिए, पर्यावरण सीखना चाहिए। और सुनिए, वांगचुक की एक आइस स्तूपा परियोजना है जिसको पश्चिमी मीडिया ने बहुत सराहा। कितने सारे लेख निकले और वांगचुक शुरू से खुले तौर पर, आज आपको मैं बता रहा हूँ, खुले तौर पर हिंदू विरोधी रहे हैं, मोदी विरोधी हैं। मार्च 2024 में एनडीटीवी के इंटरव्यू में एक साक्षात्कार में वांगचुक ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था, कहते हैं, भाजपा ने लद्दाख को राम की तरह छोड़ दिया और सीता को रावण से मुक्त कराने के बाद उसे बाजार में बेचने जैसा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया इसने लद्दाख को औद्योगिक और खनन लॉबी के हवाले छोड़ा है। सोचिए, इस आदमी को, इस वामपंथी वांगचुक को हिंदू धर्म से कितना घृणा है, कितनी गंदगी भरी है इसके दिमाग में। और सवाल ये है कि लद्दाख की लड़ाई आखिर किसकी लड़ाई है? चीन की लड़ाई है, पाकिस्तान की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है, रॉकफेलर की लड़ाई है, सोरेस की लड़ाई है, या सब मिलकर लड़ रहे हैं? क्योंकि वाकई स्थानीय लोगों का विकास और अधिकारियों का आवाज़ है तो फिर विदेशी फंडिंग और एनजीओ और कांग्रेस का नेटवर्क कैसा? ये कौन सा खेल है? विकास करना है, सबके साथ विकास कीजिए। लद्दाख, ध्यान देने, लद्दाख कोई सामान्य इलाका नहीं है। ये भारत के लिए सामरिक रीढ़ है जहाँ से बार बार आक्रामकता दिखता है। चीन हमेशा इसे निगलने के चक्कर में है, क्योंकि लद्दाख से सटे हुए मीठे पानी की झील, कई सारी झील है वहाँ, ग्लेशियर है, झील नहीं कहे, ग्लेशियर कहे, जो दुनिया में इतना कहीं नहीं है। इस पे चीन का भी नज़र है, अमेरिका का भी नज़र है, पाकिस्तान तो खैर। सोचिए आखिर क्या कारण है कि भूख हड़ताल हिंसा के बाद टूट जाता है और जे रिवॉल्यूशन जैसा कैजुअल बयान देना पड़ता है? क्या पब्लिसिटी सरकार पर दबाव बनाने का ड्रामा है या फिर विदेशी पॉलिटिकल एजेंडे की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है? सवाल यही है कि लद्दाख की असली जंग विकास और सुरक्षा की है, लेकिन क्या कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान, विदेशी फंडिंग, एक्टिविस्ट नैरेटिव के आड़ में देश विरोधी एजेंडा तो तैयार नहीं हो रहा है? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम सभी जानते हैं सरकार बहुत सचेत है, बहुत सावधानी से काम कर रही है। मेरा फिर से एक बार निवेदन है सभी लोगों से, लद्दाख और लेह के, कारगिल के, आप लोग शांति बनाए रखें, देशद्रोहियों के चक्कर में मत पड़े। आपके विकास के लिए मोदी सरकार खड़ी है, दृढ़तापूर्वक खड़ी है। हम सभी आपके हैं और आप हमारे हैं। ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें और ये देश आप ही का है। आप आंदोलन के पीछे न भागें। ये जो जैन जी तथाकथित हैं, ये 4-5 जूते खाएंगे, शांत हो जाएंगे। ये नेपाल नहीं है, हिंदुस्तान है। सनातनी परंपरा का हमारा इतिहास रहा है। थोड़े देर के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। आप याद कीजिए, जब 2014 में मोदी जी आते हैं, कहीं हिंदुस्तान में कांग्रेस ने दंगा नहीं किया।
रिजीम चेंज का कोई आंदोलन नहीं था। इस पर भी हम आएंगे कभी। इसके पहले आइए, 2 बार बीजेपी की सरकार बनती है, 9 दिन बाद कहीं कोई आंदोलन, आगजनी कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारा इतिहास है, हजारों साल पुराना संस्कार है, सभ्यता है। चंद सालों की गुलामी और 200 सालों की गुलामी, 500 सालों की अराजकता हमारे संस्कार को नहीं मिटा सकता है। तो इस भ्रम में न रहें कि यहाँ कोई जैन जी आएगा। और एक बात ध्यान दें, जो जैन जी का सपना देखने वालों, कि जैन जी जहाँ भी गए हैं वो भ्रष्टाचारियों को पकड़े हैं। और ये भी देखें, वीडियो बहुत उपलब्ध है कि किनको पकड़े हैं और किनका क्या किए हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। ध्यान दें, अगर बिहार में जैन जी आएंगे तो किसके घरों में घुसेंगे, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहाँ जाएंगे। खैर, ये तो होगा ही नहीं, लेकिन सभी विपक्षी नेताओं से अनुरोध है कि आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में रहें। और आशा भी है कि हमारा विपक्ष एक अच्छे स्वच्छ विचार के साथ फिर से सोचेगा, मंथन करेगा, देश के साथ चलेगा। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, इतिहास याद रखेगा कौन सा विपक्ष रहा जो देश के लिए सशक्त रहा, देश के साथ रहा, विपत्तियों में रहा। अगर किसी को याद है, नहीं है तो याद दिलाता हूँ, 62 की लड़ाई हो या 65 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई में कहीं पढ़ा था मैंने कि 26 जनवरी के समय सेना की जवानों की कुछ कमी थी, तब आरएसएस ने सहयोग किया था। तो इस तरह विपक्ष की भूमिका, चाहे 62 का लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो, विपक्ष हमेशा देश के साथ रहा है। पता नहीं अब विपक्ष को क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।